तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों रिलायंस की अगर हम बात करें तो ये कंपनी से रिलेटेड अभी देखोगे तो बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही हैं। और ये सब न्यूज़ की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये सारी न्यूज़ की शुरुआत हुई है एजीएम से, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। अब रिलायंस के एजीएम का सबसे बड़ा आउटकम ये है भाई कि जियो के आईपीओ अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं, और इसके लिए जो ड्राफ्ट पेपर है वो भी जियो ने फाइल कर दिया है। और 27 करोड़ फ्रेश शेयर्स कंपनी ने इशूज़ किया है। अब इसका मतलब ये है कि जल्द ही आपको जियो का आईपीओ देखने को मिलेगा। बट इसके साथ और भी कई सारे हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने क्लियर किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो आरसीपीएल सब्सिडरी है उसका एम है 2030 तक टारगेट करने का 1 ट्रिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू, और प्लान है 30,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का भी। तो अगर आप रिलायंस के आरसीपीएल बोल सकते हैं बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। और इन फ्यूचर इसके आईपीओ भी हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कह दिया है। अब इसके अलावा दोस्तों एक और पॉइंट है जो कि रिलायंस के इस बार के एजीएम में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड था, और वो पॉइंट है कंपनी के ग्रीन एनर्जी के रेवेन्यू से रिलेटेड। इसको लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि इसको लेकर रिलायंस की कमेंट्री क्या होगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो कंपनी का न्यू एनर्जी बिजनेस है वो अभी भी अर्ली स्टेज में है, यानी कि उसके एग्जीक्यूशन और कमीशनिंग फेज हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये उम्मीद मत करना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो न्यू एनर्जी बिजनेस है उससे आपको पूरा रेवेन्यू देखने मिल जाएगा 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी अपने इनिशियल डेज में है तो अर्ली स्टेज रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगी, बट पूरा रेवेन्यू आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। तो करंट फेज़ की बात करें तो कंप्लीट न्यू एनर्जी बिजनेस जो है एक्सेलरेटेड और कमीशनिंग फेज़ पे है, और जो कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाइक सोलर, बैटरी, हाइड्रोजन, उसको कंपनी ने बना लिया है और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हमें देखने को मिल रही है। तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बिल्डअप पे ध्यान दिया है और ऑपरेशंस की शुरुआत में ध्यान दिया है, और इसका जो असर है वो 2027 के फाइनेंशियल ईयर से हमें देखने को मिलने लगेगा। और फ्यूचर को लेकर कंपनी के टारगेट्स हैं कि कच्छ में जो कंपनी का रिन्यूएबल हब है उससे 40 बिलियन यूनिट्स कंपनी पर ईयर टारगेट कर रही है। बैटरी गीगावाट की फैक्ट्री जो कंपनी की है, बैटरी गीगा फैक्ट्री जो कंपनी की है उसकी कमीशनिंग जल्द ही हमें देखने को मिलेगी, और जामनगर में गीगा कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी प्रोड्यूस करना शुरू कर चुका है कंपनी के सोलर मॉड्यूल्स। तो रेवेन्यू जो है आने वाले कल में हमें देखने को मिलेगी, बट कैपेसिटी जो है वो क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। तो ये एक बात हम बोल सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के न्यू एनर्जी बिजनेस के कंप्लीट डिटेल्स तो यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं भाई। और ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आने वाले कल में इन सारी चीज़ों के बेसिस पे ही डिसाइड करेगी कि इनके अर्निंग्स कैसे आएंगे, ग्रोथ कैसी रहेंगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक मैच्योरिटी फेस में थी अपने O2C सेगमेंट की वजह से, क्योंकि O2C सेगमेंट जो है कंपनी का वो मैच्योर बिजनेस है, उसमें आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20-30% की ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो उसका जो रेवेन्यू है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टोटल रेवेन्यू का 50% से ज़्यादा है। अब उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है ना कंपनी का वैल्यूएशन क्या होगा। अब मान लो न्यू एनर्जी बिजनेस आने वाले कल में अच्छा रेवेन्यू कंपनी को देना शुरू कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो वैल्यूएशन है उसको मार्केट री रेटिंग करेगी, क्योंकि जो इमर्जिंग बिजनेस है वो अगर कंपनी के पुराने बिजनेस को रिप्लेस करने का दम रख रहा है तो फिर इमर्जिंग बिजनेस के बेसिस पे मार्केट कंपनी को न्यू फ्रेश वैल्यूएशन देगी। और ये भी माना जा सकता है कि कंपनी के वैल्यूएशन में री रेटिंग हमें आने वाले कल में देखने को मिल सकती है, जब न्यू एनर्जी बिजनेस की तरफ से अच्छे रेवेन्यूज़ हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है MCX, यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। MCX की बात करें तो रीसेंट परफॉर्मेंस इस कंपनी का काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा है। 52 वीक हाई से 19.4% की गिरावट इस कंपनी में दिख रही है। अब गिरावट का मेन कारण क्या है भाई? तो गिरावट का मेन एक दो कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है। एक कारण तो RBI है। RBI ने रिसेंटली जो प्रॉप ट्रेडिंग को लेकर अपने रूल्स इंट्रोड्यूस किए हैं, उस रूल्स की वजह से जो MTF फैसिलिटीज़ ब्रोकर देती थी और उस वजह से FNO में एक बड़े टर्नओवर्स हमें देखने को मिलते थे, वो टर्नओवर्स थोड़ा सा गिर सकता है, क्योंकि MTF फैसिलिटीज़
में अब उतनी आसान नहीं रहेगी जितनी आसान आपको पहले देखने को मिलती थी। यानी कि फ़ंड ब्रोकर इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं कर पाएगी जितनी आसानी से पहले प्रोवाइड किया करती थी। तो इस वजह से एक्सचेंज जो भी है उनके बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसमें बीएसई भी हो जाती है, एनएसई भी हो जाती है, इंक्लूड ब्रोकरेज हाउस भी प्रॉब्लम फेस कर सकती है। तो ये एक बड़ा कारण है जिसका इम्पैक्ट हमें एमसेक्स के शेयर में दिख रहा है और इसकी शुरुआत एक्सपेक्टेड है कि 1 जुलाई से हमें देखने को मिलेगी। अगर आरबीआई आगे चलकर डेट बढ़ा दे तो अलग बात है, बट अभी तक तो एक्सपेक्टेड है कि 1 जुलाई से ये सारी चीज़ें लागू हो जाएगा। तो ये न्यूज़ की वजह से एमसेक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। अब उससे पहले एमसेक्स की जो परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही थी वो इन दो की वजह से दिख रही थी। एक था क्रूड ऑयल और दूसरा था दोस्तों गोल्ड। सिल्वर भी था बट गोल्ड भी काफ़ी बड़ा क्रेडिट ले रहा था। अब क्रूड ऑयल के प्राइस जब वन साइडेड बढ़े थे तब उस टाइम एमसेक्स के जो टर्नओवर्स हैं वो मैसिव बूस्ट रिपोर्ट किए थे और ये सेम चीज़ गोल्ड के साथ भी हुआ था। गोल्ड के प्राइस जब हमें वन साइडेड बढ़ते हुए देखने को मिले थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस टाइम एमसेक्स के प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े टर्नओवर्स हमें देखने को मिल रहे थे क्योंकि हर कोई गोल्ड की ही बात कर रहा था और सिल्वर की ही बात कर रहा था। बट अभी गोल्ड और सिल्वर दोनों का सिचुएशन देखोगे तो पहले के मुकाबले ख़राब है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल चुकी है पीक से, और यही सेम चीज़ हमें गोल्ड में भी देखने को मिला है और सिल्वर में भी देखने को मिला है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो टर्नओवर्स हैं उसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं और इसी वजह से भी एमसेक्स में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मार्केट हमेशा फ्यूचर को देखकर रिएक्ट करती है और कंपनी ने जो पास्ट में अपने अर्निंग्स दिखाए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं, चाहे आप Q4 का देखो या फिर Q3 का देखो। बट मार्केट उम्मीद कर रही है कि Q1 के जो अर्निंग्स हैं वो ऐसे में भी देखने को ना मिले। इसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग अभी हमें एमसेक्स के शेयर में देखने को मिली है पिछले कुछ हफ्तों में। अब इसके अलावा अगली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। पिछले कुछ टाइम से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि NSE के IPO हमें देखने को मिलेंगे और जो NSE के IPO से लिंक रखते हैं, चाहे NSDL हो, IFCI हो या फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस हो, ये सारी कंपनी के शेयर में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली है। बट दोस्तों अभी NSDL की परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए भी है क्योंकि NSE के IPO की वजह से इन्वेस्टर तो थोड़ी सी पॉजिटिव उम्मीद कर ही रहे हैं। बट ये पॉजिटिव उम्मीद तब किया जा रहा है जब ये कंपनी के जो वैल्यूएशन है वो ऑल टाइम लो पे जाती हुई दिखी है जब से कंपनी लिस्टेड हुई है तब से। और ऑल टाइम लो पे जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है ना तो हमेशा उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लोग देखते हैं और अक्सर उस टाइम फिर एक रिकवरी देखने को मिलती है, फिर एक तेज़ी देखने को मिलती है। तो पिछले एक हफ्ते में 10-15% की जो तेज़ी दिखाया है NSDL ने वो इसी कारण दिखाया है। तो आई होप आपको तेज़ी के रीजंस तो अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। बाकी अगर आगे चलकर कोई और भी मैसिव अपडेट आएगी तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। इसके अलावा अगली कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है TD पावर सिस्टम। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने अपने अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स के बाद कंपनी ने स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी 1:2 के रेशो में, यानी कि कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टर नहीं हो आप इग्नोर कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।